सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक हिंदी काव्य। ठीक है ना। आधुनिक हिंदी काव्य जो मैथिली शरण गुप्त साकेत के नवम सर्ग दूसरा भाग की आलोचना और व्याख्या करेंगे। ठीक है। इसका पहले हम लोग इस कविता का पहले परिचय जान रहे हैं। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त परिचय। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के खड़ी बोली काव्य के प्रवर्तक कवियों में से एक हैं। उनकी काव्य रचनाएं भारतीय संस्कृति, आशीर्वाद, राष्ट्रीयता और मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है। साकेत उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है, जिनमें उन्होंने राम कथा को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया है। साकेत विशेष रूप से उर्मिला के चरित्र को केंद्र में रखकर लिया गया है, जिससे यह तुलसीदास के रामचरितमानस से अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस महाकाव्य का नवम सर्ग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उर्मिला के मानसिक संघर्ष और आत्मविश्लेषण को प्रमुखता दी गई है। इस सर्ग के दूसरे भाग में उर्मिला की मन स्थिति, उनकी पीड़ा और कर्तव्यपरायणता का सुंदर चित्रण मिलता है। और इस का व्याख्या हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। व्याख्या। उर्मिला का त्याग और बलिदान। महाकाव्य में उर्मिला एक ऐसी नायिका के रूप में उभरती है जो अपने पति लक्ष्मण के साथ वन नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी। नवम सर्ग के दूसरे भाग में उर्मिला अपने अंतर्मन में चल रहे द्वंद्व को प्रकट करती है। वो सोचती है कि यदि सीता और राम वन ना जा सकते तो उन्हें भी जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने नहीं देती। एक जो पंक्ति है इस कविता का, एक पंक्ति हम लोग लेते हैं। पति के संग वन में ना जा सकी, पर मैं क्या कम कष्ट सही। यह उर्मिला के मन में आत्म स्वीकृति और पीड़ा का भाव स्पष्ट करती है। गुप्त जी ने उनके चरित्र को सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक बनाया है। दूसरा है मानसिक संघर्ष और आत्मनिरीक्षण। नवम सर्ग के इस भाग में उर्मिला की स्थिति किसी सन्यासी के समान प्रतीत होती है। वे राजमहल में रहकर भी पूरी तरह से विरक्त जीवन जीती है। उन्होंने न केवल लक्ष्मण के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा, बल्कि अयोध्या में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा किया। वन में यदि दुखी है तो क्या यहाँ सुख है? यह प्रश्न उर्मिला का नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं का है जो अपने परिवार के लिए त्याग करती है। गुप्त जी ने यहाँ स्त्री मन की पीड़ा, उनके बलिदान और समाज में उनकी भूमिका को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है। तीसरा नंबर पे है कर्तव्य परायणता और धैर्य। उर्मिला केवल एक विरहिणी स्त्री नहीं है, बल्कि वे कर्तव्य परायणता की भी मूर्ति है। वह जब लक्ष्मण वन में संघर्ष कर रहे थे, तब उर्मिला ने अपने माता पिता, सास ससुर और पूरी अयोध्या को सुख दुख को सहा है। एक पंक्ति है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। आंसू बहाए किंतु न बिखरी, मन में अपने संयम धारा। यह उर्मिला की मानसिक शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। मैथिली शरण गुप्त यहाँ नारी की सहिष्णुता और त्याग को महान बताते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि नारी केवल भावुक नहीं होती, बल्कि वह धैर्य और संयम की साक्षात मूर्ति भी होती है। और इस कविता की आलोचना कुछ इस प्रकार किया गया है।
पहला है उर्मिला का मौन बलिदान, स्त्री विमर्श का एक प्रतीक। मैं साकेत में उर्मिला को एक आदर्श पत्नी, आदर्श स्त्री और आदर्श भारतीय नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन आधुनिक आलोचक इस पर यह प्रश्न उठाते हैं कि उर्मिला का बलिदान स्त्री सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से उचित था या नहीं। क्या उर्मिला को लक्ष्मण के साथ वन नहीं जाना चाहिए था? क्या पति पत्नी के संबंध में समानता नहीं होनी चाहिए? क्या उर्मिला का बलिदान उनकी अपनी इच्छा थी या सामाजिक दबाव का परिणाम? इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कुछ आलोचक मानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला को एक त्यागमयी नारी का आदर्श बनाकर भारतीय समाज में स्त्री के पारंपरिक रूप को स्थापित किया है। और दूसरा पॉइंट इस कविता का है, रामायण के अन्य पात्रों की तुलना में उर्मिला का महत्व। रामायण में सीता, मंदोदरी और अन्य स्त्रियां भी अपनी अपनी परिस्थितियां में बलिदान करती है, लेकिन उर्मिला का बलिदान अनदेखा रह जाता है। गुप्त जी ने साकेत के माध्यम से इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन्होंने चरित्र को एक आदर्श भारतीय स्त्री के सांचे में ढालने का प्रयास किया गया है। उर्मिला नारी के बलिदान का उदाहरण तो बनती है, लेकिन उनके अपने विचार और इच्छाएं कहीं ना कहीं दब जाती है। यदि उर्मिला को लक्ष्मण के साथ वन जाने की स्वतंत्रता दी जाती तो क्या वे केवल निर्णय नहीं ले पाते? इस दृष्टि से साकेत का यह भाग एक महत्वपूर्ण विमर्श प्रस्तुत करता है। और तीसरा पॉइंट है इस कविता का, भाषा और शैली। मैथिली शरण गुप्त की भाषा सरल, प्रभावमयी और खरी बोली की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है। साकेत में संस्कृतिनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य का प्रभाव बढ़ता है। कुछ पंक्ति इस प्रकार है, आंसू छलके उधर ना बोले, मन के भाव रहे बस डोले। इस तरह की पंक्तियां उर्मिला की पीड़ा को सीधे हृदय तक पहुंचा देती है। इसमें जो छंद का उपयोग किया गया है, किस प्रकार के छंद का उपयोग किया गया है, गुप्त जी ने प्रबंध काव्य में छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। अलंकार, इसमें रूपक, उपमा, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य अमार्विक बन जाती है। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष के तौर पर मैथिली शरण गुप्त की साकेत का नवम सर्ग जो है, विशेष कर इसका दूसरा भाग उर्मिला के त्याग, धैर्य और कर्तव्यपरायणता को उजागर करता है। उन्होंने उर्मिला को संयम, प्रेम और बलिदान का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण से इस पर आलोचना भी की जा सकती है कि उर्मिला का बलिदान क्या उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा थी या समाज के नियमों के कारण उन पर तैनात था। बावजूद इसके साकेत हिंदी साहित्य में एक अमूल्य कृति है, जो भारतीय नारी की सहनशीलता और गरिमा को प्रस्तुत करने में सफल होती है। कुछ मुख्य बिंदु जो संक्षेप में दिए गए हैं, जैसे कि उर्मिला का त्याग और धैर्य एक सशक्त नारी की छवि है। दूसरा है स्त्री विमर्श, जो आधुनिक आलोचना के दृष्टिकोण से यह विचारणीय विषय है। भाषा और शैली, इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल, प्रभावी और भावनात्मक अभिव्यक्ति का किया गया है, ठीक है ना। इसमें जो संदेश दिया जाता है, क्या संदेश दिया जाता है? नारी का अंतर्मन, कर्तव्य और प्रेम का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। इस प्रकार साकेत का नवम सर्ग दूसरा भाग साहित्यिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना है, जो कि जितने भी पढ़ने वाले हैं उनको नारी के आदर्श और मानसिक शक्ति पर गहन विचार करने को प्रेरित करता है।